तो स्वागत करता हूं आज की इस न्यू वीडियो में। एक बहुत बड़ा कहानी है, ठीक है, उसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। फोकस करते हैं इस क्लास में एंड माइनिंग इंस्पेक्टर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे सभी भी लास्ट तक इस क्लास को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे। इसमें जितने भी स्कोप हम बताएंगे चैप्टर्स का, यूनिट का, ठीक है, उसके बारे में आप विस्तार पूर्वक समझेंगे एंड आपके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो जितने भी क्लास 12th जैक वाले स्टूडेंट्स हैं जो अभी 11th का एग्ज़ाम दिए हुए हैं और 12th का अपना पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और वे 2024-25 सेशन वाले जियोलॉजी सिलेबस का खोज कर रहे हैं जैक बोर्ड का, तो आज आपका इंतज़ार खत्म हुआ और हम लोग बात करेंगे अपने मुख्य सिलेबस के बारे में, मुख्य चैप्टर के बारे में एंड उस चैप्टर का स्कोप कितना ज़्यादा है उसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक भूविज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी के संरचना के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी एक सौरमंडल का ही एक ग्रह है और ये सौरमंडल का ही एक हिस्सा है और जो हमारा ये सौरमंडल है ये एक आकाशगंगा का हिस्सा है और ये पूरी आकाशगंगा एक ब्रह्मांड का हिस्सा है, ठीक है। तो इन सभी के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। साथ ही साथ इस पृथ्वी पर जितने भी भू आकृति की चीज़ें हैं, जैसा कि अभी आगे और भी आपको समझ में आ जाएगा, जो इस पृथ्वी के निर्माण के बाद इस पृथ्वी पे क्या क्या चीज़ें बनी है, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, जलप्रपात हो गया, सागर हो गया, पर्वत हो गया, गड्ढा हो गया, घाट हो गया, घाटी हो गया, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं इन सभी के बारे में जो है हम लोग बात करने वाले हैं। एक चीज़ और कि जो क्लास 11th से जो अभी 12th में है, अगर आप 11th अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपके 11th का सिलेबस में एक ही नाम ही है उसका, संरचनात्मक भूविज्ञान। आपको यही नदी, झील, मैग्मा वग्मा से क्वेश्चन जो है 11th के एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है, सब ऑब्जेक्टिव होते हैं। आगे बात करते हैं कि इसे हम कवर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 11th का टॉपिक है तो 12th में इसे क्यों रखे हैं? आप रखना पड़ेगा इसलिए क्योंकि अगर हम 12th का क्लास स्टार्ट करते हैं तो 12th के क्लास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो 11th क्लास से हमें पढ़नी होती है एंड 11th क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जियोलॉजी को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं एंड इसे हम लोग एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। और हाँ, जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फॉर एग्जांपल जो माइनिंग इंस्पेक्टर वाले को जो एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, वे सभी के लिए ये जो टॉपिक्स होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ताकि आप लोग के भी खोपड़ी में बढ़िया से घुस जाए, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है मैग्मा और लावा। देखिए, पिछला साल के सिलेबस अगर आप देखिएगा तो इस टॉपिक को हम वहाँ पे नहीं रखे थे एज ए चैप्टर, मतलब वहाँ पे हमने चैप्टर के रूप में इस टॉपिक को मतलब जो भी है मैग्मा और लावा को नहीं रखा था, जानबूझकर नहीं रखा था। इसका रीज़न था क्योंकि ये एक छोटा सा चीज़ था, लेकिन हमने देखा कि 2-3 वर्षों से इस टॉपिक को दिन क्या कर रहा है, हमेशा हमेशा जैक क्या कर देता है, इससे उटपटांग थोड़ा सा कुछ कर देता है, अलग अलग से क्वेश्चन जो है पूछ देता है, जो हम लोग जो नॉर्मली जो बात करते हैं 5-10 मिनट लावा मैग्मा पढ़ाते हैं उससे कवर नहीं हो पाता है। इस बार लावा मैग्मा को पूरा डीपली एकदम अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक है, और वो वीडियो ही रहेगा पूरा, इसी के बारे में पूरा क्लास ही रहेगा। तीसरा है यहाँ पे पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी को हम लोग बोलते हैं सेल विज्ञान, क्या इसे हम लोग सेल की भी बोल देते हैं और इसका क्या नाम है, मैग्मा तथा लावा। देखिए, ठीक है, पेट्रोलॉजी में सेल विज्ञान, सेल हम लोग बोलते हैं चट्टान को। आज आप जितने भी चीज़ों को देख पा रहे हैं, जितने भी धरातल है हमारे पास, जितने भी मिट्टी है, जितने भी चीज़ें हैं मिनरल्स के रूप में, वे सभी एक टाइम पहले क्या था, सेल था, चट्टान था। चट्टान को आप नॉर्मली समझो कि अगर एक मिट्टी का निर्माण हमें पढ़ना है तो एक मिट्टी का निर्माण कैसे होता है खुद से एकदम समझना है। एक ऐसा आपको हम मॉड्यूल देंगे, उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आप सोचना। मान लो कि आपके पास बहुत बड़ा सा एक चट्टान है, पूरा एकदम बहुत बड़ा सा, वो किसी कारणवश उसमें मान लो कि हम लोग चलो अपना मन से हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियली तरीके से उसे हम लोग क्या किए, तोड़े, उसमें बम ब्लास्ट किए, तोड़े, ग्लास में मिल गया इतना बड़ा बड़ा सा बोल्डर, जिसको हम लोग उसको ग्लास में कहा जाता है जियोलॉजी की भाषा में। तो इतना बड़ा बड़ा बोल्डर मिला, क्रेशर मशीन लाए, उसको भी उसमें डाल के उसको हम लोग ग्रिट बना दिए, गिट्टी बना दिए। एक टाइम ऐसा आएगा जैसे NH-75 ये सब NH-39 ऐसे रोड बनता है ना, तो उसमें देखिएगा वो गिट्टी को भी तोड़कर इतनी कर देता है, छोटा छोटा कर दिया जाता है। अगर उसे भी तोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, मिश्री जैसा और छोटा छोटा हो जाएगा, बालू टाइप का बन जाएगा। बालू
के बाद एक टाइम बाद क्या बनेगा, और रगड़ाएगा। भाई रगड़ने के बाद उसे जोड़कर तुम पत्थर तो दोबारा नहीं बना सकते क्योंकि वो नेचुरली बनता है, लेकिन उसे हम तोड़ तो सकते हैं ना। तोड़ के उसे हम लोग क्या बना देते हैं, कण बना देते हैं, धूल कण बनाते हैं, लास्ट में परमाणु बनता है। ठीक है, तो दुनिया में जो भी चीज़ है वे सभी एक प्रकार से परमाणु ही है। ठीक है, जितना चीज़ आपको दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड में, जितना चीज़ है, सब तो देख नहीं सकते, लेकिन अवलोकन करो कि जितना भी चीज़ है सब पदार्थ है, और जितने भी पदार्थ होते हैं सभी बने होते हैं किसी से, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और दुनिया का कोई भी चीज़ में वही 3 गो पार्टिकल पढ़ना होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो समझो एक बड़ा से चट्टान और लास्ट में धूल बनता है। आप समझो कि धूल भी रूप परिवर्तन करता है, उसको हम लोग सेल में ही पढ़ते हैं। ठीक है, वो एक लेयर बन जाता है, फिर ऊपर से क्रिया होगा तब जाकर दूसरा बनेगा। तो इस टाइप के प्रोसेस इसमें हमेशा होते रहता है। तो पेट्रोलॉजी में हम लोग एक चीज़ टॉपिक पढ़ लेते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि एक बड़े से चट्टान को हम लोग धूल बना देते हैं, तो इसका अवस्था अलग हो गया, ये धूल जैसा अवस्था हो गया, और वो जो चट्टान था उसका अवस्था अलग था। ठीक है, तो इस टाइप से एक चैप्टर हम लोग के इसी में जोड़ेंगे, पेट्रोलॉजी में ही, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेट्रोजेनेसिस, बोलते हैं सेल जनन। क्या सेल जनन कहने का मतलब यह है कि दूसरे प्रकार के सेलों का हम लोग जनन कराते हैं, यानी कि उसके अवस्था के आधार पे दूसरे सेलों का हम लोग अवस्था बदल देते हैं और नए प्रकार के सेल मतलब निर्माण होता है उनका। ठीक है, तो ये कहाँ हम लोग पढ़ेंगे, पेट्रोलॉजी में। 3 प्रकार के सेल होते हैं, आग्नेय, औषधि, यांत्रिक। इन तीनों के बारे में सिर्फ ये मत समझना कि पेट्रोलॉजी में सिर्फ 3 टॉपिक ही पढ़ेंगे, 3 नहीं, करीब 20 प्रकार यहाँ पे पढ़ना होता है। इसके पार्ट्स भी, इसके पार्ट्स, फिर सभी का अलग अलग पार्ट्सों के बारे में हम लोग के क्या होता है, पढ़ना होता है इस प्रकार से यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग के पास आता है यहाँ पे मिनरलोजी। देखिए मिनरलोजी को हम लोग जनरली बोलते हैं खनिज विज्ञान। अब समझो खनिज क्या होता है। खनिज वो होता है कि संसार का कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ जो होता है ना, वो 2 प्रकार में बंटते हैं। हम आपको नॉर्मली ऐसे बताते हैं। एक होता है कार्बनिक। आप ऐसे समझो ना जैसे रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, तो रसायन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है कार्बनिक रसायन, एक होता है अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोल देते हैं, और जो अकार्बनिक होते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक बोल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी पदार्थ ऐसा ही होते हैं। अगर हम अकार्बनिक की बात करें तो जितने भी आपको खनिज मिलते हैं आज के समय में, लोहा, एल्युमिनियम, ठीक है, अबरक, जितने भी दुनिया में चीज़ें हैं, पत्थर से लेकर सब। अब पत्थर अगर बोल दिए तो भाई मिट्टी उट्टी सब समझो, लास्ट में मिट्टी उट्टी सब बन जाएगा। ठीक है, कार्बनिक में जो बना होता है उसमें कार्बन अवश्य मिलेगा, हाइड्रोजन अवश्य मिलेगा, ऑक्सीजन अवश्य मिलेगा। तो देखो ये सब चीज़ें कहाँ मिलती है आपको, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादातर प्लांट में मिलते हैं। जितने भी हैं इस संसार में, चाहे वो छोटे से छोटे शैवाल क्यों ना हो, ठीक है, तथा जंतु में हम मानव से लेकर टोटल दुनिया में जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वे सभी होते हैं ऑर्गेनिक। हम लोग खुद हैं ऑर्गेनिक। हम लोग में भरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ कार्बन। ठीक है, कार्बन है तो हाइड्रोजन भी होगा। याद रखना, एक नया हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की प्रतिशतता 75% है। पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है, 75% है। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जहाँ कार्बन वहाँ हाइड्रोजन पक्का जाएगा, वहाँ पर ऑक्सीजन भी पक्का जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन एक लिमिटेशन तक हो सकता है। जैसे चांद पे ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है, जल तो है वहाँ पर भी, लेकिन लिमिट में थोड़ा सा लिमिटेशन है। लेकिन भैया जने जने कार्बन होगा वहाँ हाइड्रोजन पक्का होगा। तो इसीलिए समझो कि एक लॉजिक तैयार करना कि जब हाइड्रोजन ज्ञात है कि 75% है, तो कार्बन कितना होगा, यानी कि पूरा पदार्थ बना हुआ है किस चीज़ से, कार्बन से मिलकर बना हुआ है। अकार्बनिक कहने का मतलब है कि अकार्बनिक, इसमें कार्बन नहीं रहेगा। तो अब याद आया कि हम लोग ऐसे पदार्थ के बारे में इस खनिज विज्ञान में पढ़ेंगे जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि उसमें सजीवों की कोई बड़ा योगदान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खनिज में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक खनिज, एक होते हैं अधात्विक खनिज। प्राथमिक खनिज, द्वितीयक खनिज, इस टाइप से आते हैं, जो कि आगे हम इस चैप्टर में ही पढ़ाएंगे आपको। मिनरल डिपॉजिट्स भी खनिज से ही संबंधित है, इसी का एक ब्रांच है। खनिज निक्षेप, इसको हम अलग जानबूझ के किए हैं क्योंकि कौन सा खनिज कहाँ पाया जा रहा है, उसका क्लासिफिकेशन किस टाइप का है, क्लासिफिकेशन
उसका किस टाइप का है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण किस टाइप का है, ठीक है, कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, कैसा उसका गुणधर्म है, ठीक है, उसका जो है अयस्क कैसा है, उससे हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, कहाँ कहाँ उसका उपयोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग खनिज निक्षेप के बारे में बात करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप बात कीजिए, जैसे हम लोग बात करते हैं कोयला के निक्षेप के बारे में, लोह निक्षेप के बारे में कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, लोहा का क्या उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम निक्षेप, एल्युमिनियम कहाँ पाया जा रहा है, क्या क्या हम लोग उसका कर सकते हैं, क्या उसका अयस्क होता है, तो ये सब चीज़ अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। ये मिनरोलॉजी वाला जितने भी टॉपिक्स आपके हम बता रहे हैं ये माइनिंग इंस्पेक्टर में मोस्ट VVI हो सकते हैं, ठीक है। लावा मैग्मा आप एक भी चैप्टर को ना छोड़ें, पेट्रोलॉजी सब कुछ पूछेगा, ठीक है। यानी कि आप कहिए कि माइनिंग इंस्पेक्टर का भी अगर आपको तैयारी करना है, जियोलॉजी क्लास 12th वाले के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन माइनिंग इंस्पेक्टर का अगर आपको तैयारी करना है तो ये सारे टॉपिक्स को आपको पूरे लगन के साथ पढ़ना पड़ेगा। देखिए जियोलॉजी का कभी भी सिलेबस कंफर्म फिक्स नहीं होता है कि इससे क्वेश्चन यही आ सकता है, ठीक है ना। आपका सिलेबस भी जारी किया होगा क्योंकि जियोलॉजी का स्कोप भी इतना बड़ा है ना कि इससे क्वेश्चन कभी मतलब 100 में 100 टच करना आप चाहते हैं तो एक भी टॉपिक को आप छोड़ने का प्रयास मत कीजिए, ठीक है। ज्वालामुखी भूकंप उस सब पढ़ा देंगे लेकिन किस में चला जाएगा, यहाँ पे संरचनात्मक में जाएगा, क्योंकि ज्वालामुखी भूकंप इस सब का बहुत बड़ा योगदान है पृथ्वी की जो भी संरचना है उनके निर्माण करने में, ठीक है। जियोलॉजी देखिए, इकोनॉमिकल जियोलॉजी को हम लोग बोल देते हैं आर्थिक भूविज्ञान। दैट मीन्स जो खनिज हमारे लिए उपयोगी है एंड जिनका उपयोग है जो है हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपना आर्थिक खनिज। उसको मान लीजिए कि कोई खनिज है उसका उपयोग हम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको उधर के बेच रहे हैं, उससे हमें पैसा मिल रहा है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे खनिजों को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये इकोनॉमिकल जियोलॉजी। सबसे लंबा चैप्टर आपका ये हो सकता है, मिनरल डिपॉजिट्स, अलग अलग खनिजों के बारे में बताना है। और हाँ, जो जो चैप्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये नहीं कहना है कि सर एग्जाम टाइम में कि सर इंपॉर्टेंट बताइए, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं चलेगा। अभी जो है आज कितना तारीख है अप्रोक्स, आज 11 अप्रैल, अगर आज वीडियो पोस्ट नहीं हुआ तो 12 अप्रैल को पक्का पोस्ट हो जाएगा, ठीक है, या आज हो गया तो आज ही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि हम 11 से 12 अप्रैल के बीच में क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं ऑनलाइन, और जो लोग नवंबर दिसंबर अक्टूबर में आइएगा उन लोग के लिए हम क्या सेवा करेंगे बताइए आप लोग, उतना पॉसिबल ही नहीं होता है ना, ठीक है। तो क्लासेस के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि काम करेगा आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। ऑन्टोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी को हम लोग बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान। ये जीवाश्म विज्ञान ऐसा है कि जीवाश्म पहले क्या होता है उसको समझिए कि जीवों के अवशेष को हम लोग बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान, और जीव जो होते हैं ना वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो देखना ध्यान से, इन ऑर्गेनिक चीज़ों का स्टडी हम करते हैं खनिज विज्ञान एंड खनिज निक्षेप में, आर्थिक भूविज्ञान में, लेकिन पादप और जंतुओं के अवशेष के बारे में जो है हम लोग बात करते हैं कार्बनिक में यानी कि ऑर्गेनिक में, और इसी ऑर्गेनिक को तो बोलेंगे ना जीवाश्म। ऐसा थोड़ा ना कि हम मर जाएंगे, जो हमारा हड्डी जो अवशेष बचेगा अगर बच गया तो ठीक है, ये जो अवशेष बचेगा इसे हम लोग अकार्बनिक बोलेंगे, ऐसा हो सकता है कभी नहीं। हम भैया कार्बनिक पदार्थ है तो हमारा अवशेष भी क्या होगा, कार्बनिक ही होगा। अब इनमें जो मुख्य मुख्य जो टॉपिक आता है ना उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको नाम बता देंगे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं उस जगह पे। पहला आता है ट्राइलोबीटा, जो 5-5 नंबर वाले में ये सब पूछते हैं, ट्राइलोबीटा, ठीक है। इसके बाद आते हैं गैस्ट्रोपोडा, क्या आते हैं, गैस्ट्रोपोडा मतलब एक फाइलम है इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद आप पढ़िएगा ब्रैकियोपोडा, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा आगे चल के यहाँ पे लैम्बलीब्रोंक, लेमोली, अलग अलग जीवों के बारे में आपको पढ़ना होता है। अब जैसे इसमें हम लोग एक और ऐड करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एक लाइन में डायनासोर। डायनासोर अभी इनका अस्तित्व नहीं है। जनरली हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ते हैं कि ऐसे भी जीव जो पहले थे बट आज नहीं है, क्यों, क्योंकि उनका आज अस्तित्व खत्म हो चुका है, उनके अवशेषों के बारे में हम लोग आज यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। अब जो अगला टॉपिक है यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी का आकृति कैसा है। अब आकृति में ऐसे पढ़ेंगे कि ऐसा कौन कौन सा चीज़ें हैं जो पृथ्वी की आकृति को निर्धारित करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे सीधा दक्कन ट्रैप के बारे में। दक्कन ट्रैप यानी कि पृथ्वी के हमारे इंडिया के ही दक्षिणी भाग में है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। मतलब जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे दक्षिणी भाग में महाराष्ट्र तरफ है, गुजरात तरफ है, आपका मध्य प्रदेश तरफ है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका दक्कन ट्रैप का कुछ हिस्सा है। तो उसका मिट्टी आकर प्लेन बना दिया है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश को, पूरा समतल इलाका है मध्य प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद गुजरात में क्या चला गया है, वहाँ पे
मिट्टी चला गया है बह बह कर, तो गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये सब पूरा गुणधर्म पढ़ेंगे। जितने भी आज दुनिया में आप काली मिट्टी देख रहे हैं, लावा मैग्मा जो ऊपर का टॉपिक है, इसका बहुत बड़ा योगदान है दक्कन ट्रैप का निर्माण में। कहिए कि चट्टानों के निर्माण में दुनिया का सबसे मतलब पूरे पृथ्वी में सबसे ऊंचा अगर कोई चट्टान था तो वो था हमारा कोई पर्वत था तो वो था हमारा दक्कन ट्रैप, जिसके बारे में अभी हम लोग इस जियोमॉर्फोलॉजिकल चैप्टर में बात करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजिकल का हिंदी होता है भू आकृति की। हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालय जैसे पहाड़ का, हिमालय जैसे पर्वतों का उत्पत्ति कैसे होता है। हिमालय का उत्पत्ति मैं बता दूं 11 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, और जहाँ पे आज हिमालय है उस जगह पे हिमालय नहीं था, उस जगह पे एक पैथिस सागर था, और जो भारत साइड वाला जो धरती है उसको हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं, और उससे ऊपर जो था उसके ऊपर वाले को हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं, और जो हिमालय पर्वत का जो श्रृंखला है ना वो एक सागर था, उस सागर का नाम था पैथिस सागर। जो अंगारा लैंड और भारत की जो धरती थी कुछ प्राकृतिक हलचल के चलते, यानी कि एस्ट्रॉयड गिरने की वजह से, ठीक है, पृथ्वी में भूकंप ज्वालामुखी ये सब अचानक आ जाने की वजह से दोनों जो प्लेट थी ये प्लेट आपस में टकरा गई, ठीक है, तो ऊपर से टकरा गई तो पर्वत बन गया। बट जब नीचे से पूर्णतः ये सटा हुआ नहीं है, अभी भी पूरा जो अंगारा और गोंडवाना है तो पैथिस सागर को ऊपर उठा दिया। और याद रखिएगा जैसे ही हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर में क्या आती है, गिरावट आने लगती है। इसीलिए हिमालय की ऊंचाई उसी समय हो गई थी 6 से 7 किलोमीटर। तो 6 से 7 किलोमीटर जब हो जाएगा तो समझिए कि जब हम लोग अभी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो नॉर्मली हम लोग को ठंडा लगने लगता है, तो अगर 6 से 7 किलोमीटर जाएगा तो बर्फ़ बनेगा कि नहीं बनेगा, नॉर्मली ऐसे बनना ही है, समझ गए। तो बर्फ़ बनने लगता है वहाँ ऊपर जाने के बाद, इसलिए हमारे हिमालय पर्वत पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ पाया जाता है। एंड हिमालय पर्वत से ज़्यादा ऊंचा इस पृथ्वी पर कोई भी अभी तक पर्वत नहीं बना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लोग बोलते हैं कि हिमालय का पर्वत का साइज़ जो है अभी भी हाइट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ने का पीछे का वजह है क्योंकि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अभी भी जैसे ऊपर से तो सट गए लेकिन नीचे से नहीं सटे हैं। अब नीचे से नहीं सटेंगे तो हाइट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, यानी कि जिस दिन हाइट ऊपर बढ़ना कम हो गया समझिए कि ये दोनों प्लेट्स आपस में सट चुके हैं, लेकिन जब तक हाइट बढ़ रहा है समझिए कि अभी तक नहीं सटे हैं। तो ये है इसके पीछे का साइंस। और अभी तो मोटा मोटी ऐसे ही बताएं भाई, चलो तो इस चैप्टर में, उसके बाद तो मजा आएगा ना ऐसे। अब एक और आता है विंध्यन पहाड़ी, ठीक है। विंध्यन पहाड़ी के बाद हम लोग गोंडवाना लैंड अलग से पूरा पढ़ेंगे, यानी कि पूरे पृथ्वी की धरती के बारे में पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। ये पूरा स्कोप है इस चैप्टर का। स्ट्रेटिग्राफी में एक बहुत बड़ा नाम आता है जिसको हम आपको हिंदी में लिखवाते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भिक समय मान, ठीक है, कि पृथ्वी को जन्म से लेकर उस और जो पृथ्वी उत्पत्ति होने वाली थी पृथ्वी की, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के टाइम में जो जब पृथ्वी अस्तित्व में आने वाली थी तो उस टाइम जो है, टाइम से लेकर अभी तक के इतिहास को पढ़ा जाता है। मतलब कौन सा जीव सबसे पहले जन्म लिया, कौन किस प्रकार से समुद्र का निर्माण हुआ। भाई पहले 2 मंडल था, अभी हमारे पास बहुत सारे मंडल हैं। पहले 2 मंडल था, पहले क्या था, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल, और दूसरा क्या था, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, देखो तो था। उसके बाद इतने जीव आए, इतने हरी भरी दुनिया हो गई। ये सब कुछ पढ़ना है कि इसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। हमारे चैनल पर 2 वीडियोज़ पड़ी हुई है, ठीक है। आपको लिंक तो नहीं देंगे यहाँ पे, लेकिन प्लेलिस्ट में हम आने वाले समय में इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, वहाँ से ही आप इसे देखिएगा, ठीक। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर पढ़ाने लगे ऑफलाइन में तो 1 महीने से ऊपर जाता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो 4 से 5 घंटा का वीडियो लगेगा पूरा पढ़ाने में, पूरा इतिहास। वो भी हम लोग मोटा मोटी बात करेंगे तब, नहीं तो इतना। और पृथ्वी का एज आप पता कर लो, पृथ्वी का एज 4.6 बिलियन ईयर्स है, बिलियन ईयर्स है यानी कि BY शॉर्टकट, ठीक है। अब बताओ कि इसको अगर हम लोग हिंदी में देखेंगे तो 460 करोड़ वर्ष है। इससे पहले हमारी पृथ्वी का कोई इतिहास नहीं है, इससे पहले हमारी पृथ्वी अस्तित्व में ही नहीं थी, ठीक है। सूर्य का एज हो रहा है वो हो रहा है 5 बिलियन ईयर्स, 5 बिलियन ईयर्स अनुमानित किया गया ऐसा, यानी कि 500 करोड़ ऐसे। अब 500 करोड़ मतलब पहले सूर्य का निर्माण हुआ है, 500 करोड़ से पहले का सूर्य का कोई भी इतिहास नहीं है, ठीक है। 460 करोड़ पहले से किसी मतलब पृथ्वी का कोई इतिहास नहीं है। जनरली जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों का जो इतिहास है वो 460 करोड़ से पहले नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब सूर्य का निर्माण हो गया तो वो एक दहकती हुई ज्वाला आज भी है, पूरा हाइड्रोजन गैस उसमें भरा हुआ है, हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ है। अब उसके सामने सूर्य के ही आकार का एक आता है बहुत बड़ा सा, मतलब आकार के ही रहता है बट उससे द्रव्यमान में कम रहता है, तो उसके पास सूर्य के सामने से गुजरता है, जिसकी वजह सूर्य के टेम्परेचर की वजह से वो क्या हो जाता है, फूट जाता है। और फूटेगा तो कहाँ जाएगा, हर एक बड़ी वस्तु का एक अपना ग्रेविटी होता है, तो फूटेगा ना, तो जो छोटे छोटे चीज़ थे उस सब को लताड़ मार के अलग कर दिया। उसको सौरमंडल में पढ़ाएंगे ना एनिमेशन के द्वारा, तब मज़ा आ जाएगा उसको पढ़ने में। तो वही जितने भी भाई पृथ्वी से अगर सूर्य से बड़ा होता तो वो तो पार हो जाता,
फूट सकता था बट कुछ पार हो जाता, लेकिन सूर्य के ही साइज का था, इसलिए उसी के अगल बगल में क्या करने लगा, इन लोग चक्कर लगाने लगा। तो इस टाइप का चीज़ है, ठीक है। अब उसे करते करते निहारिका से हमारी पृथ्वी का उत्पत्ति होती है, और उस टाइप का बिग बैंग आज के समय में हजारों लाखों करोड़ों होते हैं, जिसका हम गिनती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड जो है इसकी सीमा अनंत है। और अगर आपसे हम पूछे कि सर ब्रह्मांड अस्तित्व में कब आया, अब हम लोग तब जन्म नहीं लिए थे ना, हम लोग का 22-23 साल हो रहा है भाई, लेकिन जो NCERT कहता है उसके अकॉर्डिंग देखो तो ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ 13.7 अरब साल पहले, ठीक है, ऐसे। चलिए, तो इस टाइप का है, और 13.7 अरब साल पहले से इस संसार की कोई भी, संसार मीन्स पूरे ब्रह्मांड की कोई भी अस्तित्व के बारे में हमें ज्ञात नहीं है। समझ में आया? सर 13.7 अरब को कितना लिखेंगे? बिलियन, मिलियन कौन सा है? बिलियन में आप करोड़ को, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अगर 100 करोड़ होता है ना, तो उसको हम लोग 1 बिलियन बोलते हैं 100 करोड़ होने के बाद। तो इस प्रकार से इसको अरब है तो इसको करोड़ में बदलिए, उसके बाद बिलियन में, तो अरबी बोलना सबसे सुटेबल लगता है हम लोग को, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद देखिए, ये हो गया आपका सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस, जो जैक बोर्ड में हम आपको पढ़ाएंगे और लगभग 4 से 5 महीने तक माथा खाएंगे, और डेली आपको ये क्लास में आना ही होगा, डेली क्लास को करना ही होगा। बात रही जितने भी माइनिंग इंस्पेक्टर वाले हैं, तो सर आप लोगों को हम स्कोप बता दिए कि किस टॉपिक का स्कोप कितना बढ़ा जाता है, ठीक है। तो जो टॉपिक आपको, जो चैप्टर जब चलेगा, तो जब पोस्टर बनेगा, जैसे थंबनेल बनता है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि मेरे सिलेबस में ये है या नहीं है, ठीक है। तो उसी चीज़ पे आप क्लिक करके उस टॉपिक को क्या कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा। एंड आप क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स की 12th वाले जो हैं उनका अलग से लाइए और उन लोग के लिए अलग से लाइए, तो आपके ऊपर है। आप कमेंट सेक्शन, आपके लिए पूरा दरवाज़ा खुला है, आप जाइए और वहाँ पे हमें सजेस्ट कीजिए। अब बात रही पुस्तक की, बहुत लोग हमसे बोलते हैं कि सर पुस्तक सजेस्ट कीजिए। मैं आपको बता दूँ कि एक पुस्तक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं भूविज्ञान एक परिचय। तो भूविज्ञान एक परिचय जो पुस्तक है, वो पुस्तक आपको 300-200 का अप्रोक्स में मिल जाएगा, उसको आप खरीद सकते हैं। एंड झारखंड में एक फेमस है पासपोर्ट क्लास 12 का, तो उसे भी आप खरीद सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बुक पढ़ने से जो है ना आपको बोरिंग लगने लगेगा, अलग से क्लास कीजिएगा तो अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ, अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ जब आपको पढ़ाएंगे, तो आपको एक अलग प्रकार का क्या होगा कि जागरूक आप होंगे, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि जियोलॉजी बहुत ख़राब विषय है, जियोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, भाई साहब ये ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ोगे ना, अरे कह रहे हैं कि हमको लगता है कि इससे इंटरेस्टिंग कोई भी नहीं है। समझ में आया? है जियोलॉजी, ठीक है। और जियोलॉजी विषय को कभी भी आप क्लास करते हैं तो ये क्लास हम आज ही एकदम आप लोग के सामने घोषणा कर दे रहे हैं कि अगर इस क्लास को देखने के बाद आपके पास 2-3 कंडीशन होना चाहिए। 2-3 कंडीशन ये होना चाहिए कि जब कभी भी हम बात करेंगे क्लास में, तो हम बात करेंगे एक लाइन में, अगर कोई भी धार्मिक बात आती है, कोई भी जो आप लोग जो धार्मिक इंसान हैं, ठीक है, तो अगर आप सच में अंधभक्त होंगे तो मेरे वीडियोज़ को आज से ही मतलब देखना बंद कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। क्योंकि ऐसे जपाट लोगों के पीछे अगर ये टॉपिक हम अगर पढ़ाएंगे ना, उन लोग के आगे ऐसे ऐसे टॉपिक, अगर जो अंधभक्त होंगे उनके आगे इस टाइप का कि पृथ्वी का उत्पत्ति इतना हुआ 13.7 अरब साल पहले, 4.6 बिलियन साल पहले, इतना, तो हमें 10 को गाली देके जाएंगे यहाँ से वीडियो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं तो मेरा आईडी कलर माथा में चढ़ जाता है, फिर उनको हमको रोस्ट करना पड़ता है, उनका जवाब देना पड़ता है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग के जवाब दे, इससे बढ़िया पहले ही हाथ जोड़ दे रहे हैं कि ऐसे लोग हमारे वीडियो ना देखें तो बेटर होगा सबसे पहले, ठीक है। और जो सिलेबस के, और जो लोग पास होना चाहते हैं, प्लीज़ हम उन लोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पास बिना लिखे भी हो सकते हैं। जैसे बायोलॉजी में कुछ ना कुछ ऐसे ही भी लिख के आप पास हो जाते हैं, वैसे जियोलॉजी में भी लिख के पास हो जाना। मेरे पास ऐसे भले 50-10 कितने भी स्टूडेंट हैं, हमको ऐसे स्टूडेंट की आवश्यकता है जो बढ़िया से पढ़े। और आपका जब ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन भी हम टेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं कि बस क्लास कर लेना है, वीडियो बना लेना है, खेल खत्म हो गया। ऑनलाइन जब टेस्ट लेंगे तो टेस्ट भी ईमानदारी से देना है, नंबर भी आना चाहिए। हफ्ते में एक बार जब क्लास शुरू हो गया तो हफ्ते में एक बार संडे को कॉल भी जा सकता है। अब किसके पास कॉल जाएगा वो हमें पता नहीं है, खुद हमें पता नहीं, लेकिन 5 स्टूडेंट जो होते हैं जो हमेशा रेगुलरिटी को मेंटेन रखते हैं मेरे क्लास में, हमेशा मेरे लाइव क्लास में, हमेशा मेरे प्रीमियर क्लास में आते रहते हैं, वे 5 स्टूडेंट हमेशा सेलेक्टेड रहते हैं और हर संडे को उनके पास कॉल जाता है और उनको हमारी टीम बात करेगी और वो ये देखती है कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, जियोलॉजी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा क्लास का। और आज से 1 महीने हम जो है क्लास नहीं ले रहे थे आज से पहले, ठीक है। जब से आप लोग 11th का एग्जाम दिए तब से हमारा वीडियो, कोई भी एजुकेशनल वीडियो जिस पे हम बोर्ड हो ऐसा वीडियो मेरा नहीं आया है। इसका रीज़न था कि मेरा खुद एग्जाम चल रहा था और खुद हम MP में थे, ठीक है। आप फोटो वोटो में देखेंगे ग्वालियर फोर्ट, इस साइड में हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे हुए हैं इस साइड में। चलिए ठीक है, तो
अब बात रही कि हम बोले थे एक ट्विस्ट और एक कहानी है। देखो क्या हुआ कल क्या हुआ कि आपका क्लास जब हम बोले थे कि 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में शुरू हो जाता रियलिटी यही है। एक बार हम क्या किए कि 7 तारीख को आए जब MP ग्वालियर से, तो आने के बाद हम क्लासेस को शूट किए। शूट करने के बाद क्या हुआ कि शूट कर लिए, 4 वीडियो शूट किए, अपलोड किए, उसको एडिट किए, अपलोडिंग का तो बात ही खत्म करो, शूट किए, एडिट किए, 3-4 घंटा लग गया सब कुछ करने में। करने के बाद भाई मेरे को इतना हम व्यस्त रहते हैं कि रात में मुझे नींद आया और 10 बजे तक वीडियो पूरा एडिट करके फाइनल किए। रात को नींद आया, और रात को नींद आया इतना खतरनाक कि हम रात में नींद में सपना में भी वीडियो को एडिट कर रहे थे, और जो 4 वीडियो था वो चारों वीडियो को हम अपलोड किए। अपलोड करने के बाद भोर में मेरा नींद टूटा और रियल में गैलरी से उसको हम डिलीट कर दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हम उसे रियल में उसे हम अपलोड कर चुके हैं। तो यही हो गया, इसीलिए आपका क्लास इतना डिले हो गया। 4 वीडियो मेरा एक साथ नुकसान हो गया भाई। 40 मिनट 50 मिनट का एक वीडियो था। अब उसको शूट करो, एडिट करो, तब तक पता चला मेहनत बेकार हो गया। अब पता नहीं ये वीडियो पोस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, तो इस टाइप के भी कांड हो जाता है। यानी कि समझो कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो भाई गलत काम मत करना पहली चीज़, और व्यस्त होना तो पॉजिटिव वे में व्यस्त होना कि देख रहे हो मतलब रियल में भी वीडियो एडिट कर रहे हैं, पता चला सपना में वीडियो एडिट ही कर रहे हैं। ऐसा कुछ हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो चलिए ये था एक छोटा सा मजाक मस्ती, जो भी है। अब आपका क्लास चलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।